बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, आज थर्ड लेक्चर हमारा। और पीछे हमने जो पढ़ा था अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी पढ़ रहे थे कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो मुबहमपन है वो कितना होता है और किस तरह से उसके साथ हम चलते हैं। और उसको पढ़ते पढ़ते एंड हमने ये किया था कि चीज़ों का सिग्निफिकेंट फिगर्स का होना या समझना ये बड़ा ज़रूरी है। और सिग्निफिकेंट फिगर के कितनी फिगर्स, कितने नंबर्स अहम हैं और कितने नंबर्स को छोड़ना है, किस हिसाब से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो उसमें ये फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आई थी। तो ये हमारा टॉपिक है अगले वाला जो हमने पढ़ना है, 1.4 यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इसका अब शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट अबाउट विच वी डू फील रीजनेबली श्योर। कहता है कि जो भी हम मेजरमेंट हमने की है और उसको हमने लिखा है और जिस नंबर तक हम रीजनेबली अपने आप को श्योर है, यानी हमें अंदाज़ा है कि भाई यहाँ तक जो है ना बड़ी सही हमने मेजरमेंट की है, तो जहाँ तक हमारी श्योरिटी है वहाँ तक कहते हैं कि ये आपकी चीज़ें सिग्निफिकेंट होती हैं, अहम होती हैं। उन्हीं को हम कहते हैं आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक मोटी मोटी सी डेफिनेशन है, ये याद करनी नहीं है क्योंकि याद करने के लिए आगे उसने इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ से एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा है। द नंबर ऑफ डिजिट्स यानी 1 2 3 4 जो लिखे होते हैं उनके तादाद, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने ऑफ अ मेजरमेंट, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, अबाउट विच जिनके मुतल्लिक वी डू फील, हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, रीजनेबली श्योर यानी तकरीबन पुख्ता हमें यकीन हो जाता है कि ये सही है, ठीक है, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनफैक्ट दे रिफ्लेक्ट द यूज ऑफ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट। यानी जब सिग्निफिकेंट फिगर हम लिख रहे होते हैं तो कहते हैं वहीं से फिर आइडिया हो जाता है कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था। ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर यूज किया था या स्क्रू गाज यूज किया था या सिंपल फुट्टा यूज किया था। तो फिर वो उससे मेजरमेंट को देखने से ही कहता है कि आइडिया हो जाता है, क्योंकि आप पॉइंट से पहले तक रह रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिए हैं, उस हिसाब से आइडिया हो जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है आपने मेजरमेंट के लिए यूज किया है। वाइल यूजिंग अ कैलकुलेटर, जब हम ज़ाहिर कैलकुलेटर यूज कर रहे होते हैं, द रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशन, जो भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो आंसर आता है कंटेन्स मैनी डिजिट, उसके आंसर में बहुत सारे डिजिट होते हैं। जैसे किसी नंबर को किसी नंबर पर डिवाइड करें तो अशारिये के बाद कितने सारे जो है वो डिजिट दे रहा होता है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। द एडिशनल डिजिट यानी कि जायद जो डिजिट होते हैं मे मिसलीड अनदर पर्सन, कोई और बंदा उनको अगर देखे इतने ज्यादा डिजिट को तो वो मिसलीड हो सकता है, मिसगाइड हो सकता है। Who uses those figures into believing them, यानी उसको यकीन हो जाता है कि ये भी फिगर्स इंपॉर्टेंट है, हमने एक्स्ट्रा दे दिए लेकिन हमें तो पता है क्योंकि हमने मेजरमेंट की है, तो हमें पता है कि भाई ये 2 डिजिट पॉइंट के बाद तक वाले ठीक हैं, इतने ओके हैं। लेकिन अगर हम सारे लिख देंगे तो बाद में बंदा देखने वाला है उसको फील होगा ये वाले भी सारे सिग्निफिकेंट है, तो दूसरे बंदों को जाहिर है कि वो हम उसमें गलत साइड पे ले जा सकते हैं। हेंस दे आर टू बी राउंडेड ऑफ। तो फिर हमें क्या करना होता है, बजाय सारे नंबर लिखने के हमें कहीं ना कहीं उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। अगर मुझे पता है कि मेरी कैलकुलेशन पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सही है, रीजनेबल है, सिग्निफिकेंट है, तो मुझे 2 फिगर्स तक रहना पॉइंट के बाद। लेकिन आगे अगर नंबर आंसर में अगले नंबर भी आ रहे हैं जो मुझे पता है इनसिग्निफिकेंट है, तो मैं उनको राउंड ऑफ कर देता हूं, उनको छोड़ देता हूं। छोड़ने का मतलब ये होता है कि छोड़ने के बाद जो पीछे रकम बच गई है वो वैसे के वैसे लिखनी है या उसमें कोई इजाफा करना है या उसमें कोई कमी करनी है। कमी तो हर नहीं करते, इजाफे करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं राउंड ऑफ करना। तो ये मैथ के अंदर भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसके असूल पढ़े थे कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो आर टू बी राउंड ऑफ टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, के जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वहां तक हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। दिस कैन बी डन, इसको हम कर सकते हैं बाय कीपिंग इन व्यू, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, द अनसर्टेनिटी जो पीछे पड़ी थी उसको मद्देनजर रखते हुए, या फिर क्या करें, द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जाहिर है कि वो अनसर्टेनिटी भी तो वही थी ना डेफिनेशन, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसका छोटे से छोटा दर्जा जो था वही उसकी अनसर्टेनिटी को बताता है। ठीक है, तो वही उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट, कम से कम वो कितना काउंट कर सकता है, तो वो वही होता है जो उसके ऊपर सबसे छोटा दर्जा उसके ऊपर बना होता है।
ठीक है। तो इस तरह से कर कहता है लीस्ट काउंट को देख लें या उसकी अनसर्टेनिटी को देख लें, उस इंस्ट्रूमेंट की, उस चीज़ की, तो फिर उससे आपको पता चल जाता है। वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, जब ज़ाहिर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, एंड आल्सो कोटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनी कैलकुलेशन, जब कोई भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आप देने लगे किसी को, टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, हमने ये देना है। तो इस तरह से हमें वो अनसर्टेनिटी को और लीस्ट काउंट को मद्देनजर रखना है। यहाँ तक वो ये बात कर रहा है। इट इज़ बेटर, कहता है ये अच्छी बात है, टू कोट द रिजल्ट, का रिजल्ट दिया जाए। कोट होता है बताना, किसी की बताई हुई बात को आगे पहुंचा देना, उसको कोट करना कहते हैं। तो रिजल्ट कोट करना, कि जो रिजल्ट आया वो आगे किसी को बता दिया, इन साइंटिफिक नोटेशन, कि जब भी आप रिजल्ट्स लिखें, आंसर्स लिखें, वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। और पीछे हमने उसके मैथ के अंदर भी पढ़ा था या फिजिक्स में पीछे भी पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये साइंसी तरीका होता है किसी भी नंबर को, चीज़ों को, ऑब्जर्वेशंस को लिखने का, जो बेहतर तरीका होता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें 10 की पावर में लिखी जाती हैं और जो नंबर बाकी पीछे होते हैं सिग्निफिकेंट वाले, वो पहले डिजिट के आगे पॉइंट लगाया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड तरीका है इसको लिखने का। सो इट इज़ बेटर टू कोड द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। क्यों? टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी, कोई अबहाम जो है, शुबहात वगैरह जो हैं वो ना रहें, क्योंकि जब आपने साइंटिफिक अंदाज में लिखा है तो आगे जिस बंदे को आप दे रहे हैं वो भी साइंसदान है या उसको पता है, तो उसको पता है कि ये साइंटिफिक अंदाज में लिख रहा है, कितने सिग्निफिकेंट है, क्या उसकी पावर है 10 की एंड सो ऑन, उसको बेहतर उसकी समझ आ जाती है क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड को सारे फॉलो कर रहे हैं ना। फिर फॉर एग्जाम्पल वेइंग द सेम ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट बैलेंसेस, मुख्तलिफ बैलेंसेस को यूज़ करते हुए एक ही चीज़ का अगर आप वेट करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना, अशारिया के बाद भी नंबर्स हमें देता है। तो उसका मैथ्स आ रहा है 3.145, ठीक है। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक वो हमें आंसर दे रहा है और उसमें जो एरर है ज़ाहिर है एंड तक 5 तक दे रहा है ना, तो आखिरी नंबर जो है वही उसका लीस्ट काउंट बन जाता है 0.001, ठीक है। ये 0.001 ग्राम, ठीक है, वो ज़रा केजी में हम इसको मेजर कर रहे होंगे। तो ये उसकी अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट उसके साथ आ गया, वही प्लस माइनस उसके साथ करते हैं। लेकिन अब वही मास हम मेजर कर रहे हैं लिवर बैलेंस के साथ। अब लिवर बैलेंस जो है पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक जाता है, ठीक है। तो फिर जाहिर है पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक जा रहा है तो वही उसकी अनसर्टेनिटी है 0.1, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा आगे तक लेके जा रहा है। अब देखें आगे क्या कहता है। यूजुअली द अनसर्टेनिटी, जाहिर है ऊपर वाले की 0.001 थी और नीचे वाले की 0.1 ग्राम है, इज ड्रॉप्ड, इसको छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर ज़ाहिर इसको हम नहीं लेते। एंड इट इज़ अंडरस्टूड दैट द नंबर कोटेड हैज़ एन अनसर्टेनिटी ऑफ एटलीस्ट 1 यूनिट इन द लास्ट डिजिट। असल काम ये है, नॉर्मल रूटीन में वो कहता है कि हम ये अनसर्टेनिटीज़ को लिखते ही नहीं है, जब भी हम आंसर लिखते हैं बस लिख देते हैं। लेकिन चूंकि लिख दिया तो जो देखने वाला की नज़र है, क्योंकि देखने वाला साइंटिस्ट है, उसको पता है कि मुझे जो नंबर, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वज़न की, किलोग्राम की, उसमें जो आखिरी डिजिट है वहीं के अंदर अनसर्टेनिटी आनी है। और अभी हमने करके भी देखा कि 0.00 और 1 यहाँ पे जाके जो आखिरी डिजिट होता है वही अनसर्टेनिटी है उसकी, क्योंकि वही उसका लीस्ट काउंट है कि कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है। तो जो देखने वाला है उसको पता चल जाएगा कि जो आखिरी डिजिट है उसमें गलती का चांस जो है ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। एटलीस्ट 1 यूनिट इन द लास्ट डिजिट, कम से कम एंड के ऊपर जाके। अब यहाँ पे देखेंगे कोई डेफिनेशन टाइप बनती है, ऑल डिजिट्स विच आर कोटेड आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अब एंड रिजल्ट ये है कि जो हम इंफॉर्मेशन लिख के आगे बंदे को देते हैं किसी को, तो वो सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सारे के सारे नंबर अहम होते हैं। ये आपने पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट, अब कोई भी मेजरमेंट हमने की और जहां तक हमें बिल्कुल श्योर है कि हाँ भाई यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, उनको हम कहते हैं एक्यूरेटली नोन डिजिट। एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड आर डाउटफुल डिजिट, और पहला वो डिजिट जो हमने अंदाजा लगाया हुआ है, एस्टिमेट किया है या हमें शक शुबा उसमें पड़ गया है, उस डिजिट को भी साथ ले लेना है और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में ही हम शामिल कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर 0.145 है तो 14 तक हम बिल्कुल श्योर होंगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, लेकिन हम चूंकि 5 को भी साथ कोट कर रहे हैं तो ये जो 5 है ना ये शक शुबे वाला है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है वो ये कहता है कि जहां तक आपको श्योर है वो भी लिखें और जो अनश्योर का एक डिजिट है वो भी आपने साथ जरूर शामिल करना है। तो ये जो 5 हम साथ शामिल कर रहे हैं 14 के साथ 5 को भी, तो ये अनश्योर वाला होगा, यही अनसर्टेनिटी वाला होगा, यही ऊपर
ऊपर उसने बात की थी कि ये एक नंबर अनसर्टेन हो सकता है, एटलीस्ट 1 डिजिट जो है वो अनसर्टेनिटी का। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन भी समझ आ गई। यहाँ से आपने डेफिनेशन याद करनी है इन एनी इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या वो कह रहा है कि जो एक्यूरेटली नोन है और एक डाउटफुल डिजिट, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। आगे कहते हैं जी प्रॉपर यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंश्योर दैट, यानी अब उसका इस्तेमाल बता रहा है या उसका फायदा बता रहा है कि अगर आप प्रॉपर यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का तो उससे क्या हमें फायदा मिलता है। वी करेक्टली रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी, उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी को भी सही तरह से मेजरमेंट के अंदर शो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट इमीडिएटली रियलाइज दैट, एक साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहा है और उसने रियलाइज किया, सोचा है द रिपोर्टेड मास, जो वो मास ये बता रहा है 3.145 जो ऊपर हम जिसमें एग्जांपल भी हमने ली, इज मोर एक्यूरेट देन अ रिपोर्टेड मास ऑफ 3.1। अब जाहिर है कि 3.1 और 3.145 इनको जब आप आमने सामने रखेंगे तो डेफिनेटली नजर आ रहा है, इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये वाला जो आंसर है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा बेटर है। रिफ्लेक्टिंग द यूज ऑफ अ बेटर और मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, और उससे उसको ये भी पता चल गया कि जो इंस्ट्रूमेंट उसने यहाँ यूज किया है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा अच्छा है। एज वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इससे फिर रिजल्ट ये भी निकलता है कि जो हम अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, और जो रिजल्ट की एक्यूरेसी बेहतर करते हैं तो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। यानी किसी मेजरमेंट में अगर ये जो क्या इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर ज्यादा होंगे उतने ही समझ लें कि आपने बेटर इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है, क्योंकि ज़ाहिर है उतना वो बेहतर, उतना डीपली हमें जो है उसका रिजल्ट जो है वो दे रहा होता है। तो ये तो हो गया यहाँ तक सिर्फ। अब वो जाहिर है कि उसके रूल्स बताने लगा है कि कौन कौन सी चीज़ सिग्निफिकेंट है, कौन सी नहीं है, और ये ऑलमोस्ट वही सारे रूल्स हैं जो 9th में हमने पहले चैप्टर के एंड में पढ़े थे। देखिए पहला रूल कहता है कि सिंपल बात है कि जो हमारी गिनती है, जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, जहां मर्जी वो आ जाएं, नंबर आ गया वो सिग्निफिकेंट है। सो ऑल डिजिट 1 से लेकर 9 तक आर सिग्निफिकेंट, हाउएवर जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब जीरोस का असल रोला होता है कि जीरो कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा नहीं है, वो हमने आगे अगले पोर्शंस में देखना है। बी में कहता है अ जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट, यानी अगर लिखा हो ना 6, 0 और 5 ऐसे, तो इसमें 6 और 5 तो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नंबर्स हैं, और उनके दरमियान अगर 0 बीच में सैंडविच हो गया है तो 0 भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा। उसका ये मतलब है दूसरे वाले पॉइंट का। तीसरा पॉइंट ये कहता है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी अगर ये देखेंगे जो 4, 6, 7 है डेफिनेटली ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसकी लेफ्ट साइड पे उल्टी तरफ खब्बे तरफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर जीरोस आ रहे हैं तो वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि उनकी अहमियत कोई नहीं है, वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो नंबर है उसमें भी ये जो 0 अगर आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो लेफ्ट को याद रखना है, लेफ्ट वाली साइड पे जितने भी जीरोस आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, अहम नहीं है। और डी में कहता है जीरोस टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी। अब राइट साइड में जब आएंगे, सज्जी तरफ आएंगे, सीधी तरफ जिसको दायां कहते हैं, जैसे भी समझ लें, तो राइट साइड में जब आएंगे तो वहां पे जो जीरो हैं उनको देखना पड़ता है, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों केसेस हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं ऑल द जीरोस इन दिस वन एंड दिस वन आर सिग्निफिकेंट। कहते हैं ये जो जीरोस हैं, जो पॉइंट के बाद एंड पे जीरो आ रहा है, ये पॉइंट के बाद जो जीरोस आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। हाउएवर इन इंटीजर्स सच एज 8000 kg द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस इज डिटरमाइंड बाय द प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये अगर हमने एक नंबर कोट कर रहे हैं कि भाई किसी चीज का वजन 8000 kg है, अब ये जो कोट कर रहे हैं ये साथ हमें देखना पड़ेगा कि किस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया, कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट किया है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उसको जरा ध्यान में रखना है, उस लिहाज से जीरो देखेंगे कौन सा अहम है कौन सा नहीं है। अब देखें कहते हैं इफ द मेजरिंग स्केल हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 1 kg। अब जिस चीज से हम मेजर कर रहे हैं वो 1 किलो तक जाके भी मेजर कर लेता है, लीस्ट काउंट उसका 1 किलो है, यानी किलोज में जाता है, यानी 67, 68, 69 मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हमने 8000 मेजर किया है तो बस ये सारे ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एंड पे कौन सी चीज होती है, यूनिट होता है ना, यूनिट 10, 100 और 1000 प्लेस। तो यूनिट प्लेस वाला 1, 2, 3 वाली कैटेगरी है, तो वो भी वो मेजर कर सकता है, तो इसलिए सारे ही सिग्निफिकेंट है।
ठीक है, 8000 सारे, 4 के 4 सिग्निफिकेंट होंगे। देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटन इन साइंटिफिक, और साइंटिफिक अंदाज में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जितने जीरोज हों उतनी आप 10 की पावर बना लेते हैं। ये 3 जीरोज थे तो फिर ज़ाहिर 10 की पावर जो है वो 3 बन जाएगा। तो देखें 10 की पावर 3 और पॉइंट उसने लगा लिया। तो साथ साथ साइंटिफिक अंदाज में भी लिख लेते हैं, लेकिन ये सारे जीरो अहम हैं, ये असल बात। इफ़ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10, अब ये असल बात कि आप जिस चीज़ से मेजर कर रहे हैं वो 10-10 किलो में मेजर करता है। 10 के बाद वो 11-12 नहीं कर सकता, वो 10 के बाद उसने या 10 पे रहना है या 20 पे चले जाना है, एक जंप मार जाना है। तो इसलिए फिर इसमें फिर ये होगा कि जो आखिरी जीरो है फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, तो वो तो मेजर ही नहीं कर सकता वो। ठीक है, वो जो इकाई वाला यूनिट है वो मेजर ही नहीं कर सकता, उसने 10, 20, 30, 40 पे जाना है। ठीक है, 10th प्लेस वाली मेजरमेंट है उसकी। तो इसलिए फिर जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो फिर सिग्निफिकेंट सिर्फ 3 रहेंगे, 8 और 2 जीरोस। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें आगे उसने यही लिखा है। तो इस तरह से करके हमने देखना है कि जिस चीज़ से मेजर कर रहे हैं उसका अपना लीस्ट काउंट क्या है। और आखिरी वाला पॉइंट है, व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, जिस मर्जी अंदाज में अगर आप लिख रहे हो, द फिगर्स अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। यानी जब आपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, 10 की पावर में एक चीज़ लिखी और उसके साथ बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है 8.70 इंटू 10⁴, तो इसमें 8 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी और 0 भी, क्योंकि जब हमने साइंटिफिक अंदाज में लिख के अगले को आंसर देना होता है तो फिर वही नंबर लिखते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसलिए ये जब 10 की पावर में हो तो फिर आपका वो सारे का सारा सिग्निफिकेंट होता है, 3 के 3 नंबर। ठीक है, अच्छा सिग्निफिकेंट सिर्फ यहाँ तक लेनी है, 10 की पावर को उसमें शामिल नहीं करना। ठीक है, ये जो 8, 7, 0 है ना, ये तीनों नंबर्स डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आते हैं। आगे जी नंबर 2 केस इसका, ये तो एक ओवरऑल हो गया ना कि कैसे कौन सिग्निफिकेंट होगा कौन नहीं होगा एंड सो ऑन। अब कहते हैं अगर आप 2 नंबरों को या 2 से ज़्यादा नंबर्स को अगर आप ज़रब दे रहे हैं, ठीक है, पहले सिग्निफिकेंट फिगर ले लिए लेकिन उसमें क्वांटिटीज़ ज़्यादा हैं, चीज़ें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कभी हम उनको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कभी डिवाइड करना पड़ रहा है, तो फिर किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कहते हैं कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कहता है वहां तक सिग्निफिकेंट फिगर लें इन द प्रोडक्ट, यानी जब आप ज़रब देते हैं और क्वोशंट जब डिवाइड करते हैं, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं, दैट कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, यानी जिन चीज़ों को आप आपस में ज़रब दे रहे हैं उनमें से देखें सबसे छोटे वाला फैक्टर कौन सा है, छोटे वाली रकम कौन सी है, या ये कह लें कि जिसमें सबसे थोड़े लीस्ट काउंट वाले नंबर हैं, लीस्ट ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस क्वांटिटी में होंगे उसको आपने ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। अब मसल फॉर एग्जांपल एक नंबर है जिसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक और नंबर है जिसमें 4 है, एक और है जिसमें 6 है, और ये तीनों आपस में ज़रब या डिवाइड हो रहे हैं। तो जब आंसर देंगे तो कितने सिग्निफिकेंट आपने फिगर देने हैं, सिर्फ 2। जो सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर भी उसी में जाना चाहिए, ये उस बात कर रहे हैं। और देखें इसकी एग्जाम्पल देखें, ये जो पहली वैल्यू है ना ये वाली, ये देखें एक वैल्यू है ये वाली, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे आएंगे तो देखें इस वाली में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और नीचे वाली में कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जाहिर है जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करना है, आंसर देखें ये लंबा चौड़ा आ रहा है आंसर 1.45768982। अब आंसर कहाँ तक लेना देना है, ये पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट, क्योंकि देखें सबसे छोटे वाला ये आंसर है, ये पॉइंट के बाद 3 है डिजिट, ये पॉइंट के बाद 3 है डिजिट, तो हमें फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रहना है, यहाँ तक 1.45 तक। लेकिन अब अगला प्रॉब्लम ये आएगा कि बाकी सबको तो हम छोड़ रहे हैं, तो जिनको छोड़ रहे हैं ऐसे ही तो नहीं छोड़ देना। अगर तो वो वैल्यूज़ अहमियत वाली हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट पीछे छोड़ के जाएंगी अपना, और उसके इम्पैक्ट का फ़ायदा वो पॉइंट या तरीका उसने आगे बताया हुआ है कि जिस नंबर को आप छोड़ने लगे हैं, ये जो 7 है इमीडिएट साथ वाला, अगले किसी को नहीं देखना, इस 7 को देखें कि ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर तो 5 से बड़ा है, जैसे कि ये बड़ा है 7, तो फिर आप क्या करते हैं कि जो पीछे जो नंबर रह गया आपका 5, उसको आपने 1 बढ़ा देना है। ये जो 5 है 1.45, इसको हम क्या लिख देंगे 1.46। अगर यहाँ पे 5 की जगह वो 7 की जगह अगर होता 4, 3, 2, 1, 0, तो फिर हमने इन सब को ऐसे ही छोड़ देना था और आंसर बस यही आना था 1.45। ठीक है, इस तरह से। तो ये बातें उसने आगे लिखी हुई हैं।
सो कहते हैं एज द फैक्टर 3.64 द लीस्ट एक्यूरेट इन द अबव कैलकुलेशन हैज 3 सिग्निफिकेंट, ज़ाहिर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द आंसर शुड बी रिटर्न टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर को मैंने आपको समझा दिया। द अदर फिगर्स आर इनसिग्निफिकेंट, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, वो आपने नहीं लेनी एंड शुड बी डिलीटेड, और उनको छोड़ देना चाहिए जैसे मैंने बता दिया आपको। वाइल डिलीटिंग द फिगर, अब ज़ाहिर जिनको हम छोड़ रहे हैं, द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर टू बी रिटेन्ड इज राउंडेड ऑफ, जो आखिरी नंबर जिसको आप रख रहे हैं उसको राउंड ऑफ आपने करना होता है। ये आपने को मैंने मोटा मोटा समझा दिया, उसके रूल्स जो हैं वो ये बता दिए उसने। नंबर 1, इफ़ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, वही मैंने कहा जैसे 5 से छोटा हो, जिसको आप छोड़ रहे हैं वो 5 से छोटा है अगर, द लास्ट डिजिट रिटेन शुड रिमेन अनचेंज, तो उससे पीछे वाला नंबर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया कि अगर इस 7 की जगह पे अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर हमें पीछे वाले 5 को कुछ नहीं था करना, वैसे ही रहने देना अनचेंज। नंबर बी कहता है द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं छोड़ रहे हैं वो अगर 5 से बड़ा है, द डिजिट टू बी रिटेन्ड, जिस डिजिट को हम पास रख रहे हैं उसको 1 इंक्रीज कर लेना है, 5 से उसको 6 कर लेना है। मैंने आपको समझा दिया। अब नई चीज सी वाली क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, कहता है ये जो 7 है ना इसकी जगह अगर होता 5, क्योंकि एक लिमिट बना ली ना कि 5 से बड़ा है तो 1 इंक्रीज कर दें, 5 से छोटा है तो इंक्रीज नहीं करना, लेकिन अगर 5 आ जाए तो फिर क्या करना है। तो 5 के आने का अब वो रीजन बताने लगा कि वहां पे आप क्या करेंगे। तो 5 अगर आ जाता है, द प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन, जिस नंबर को हमने रखना है अपने पास, इज इंक्रीज्ड बाय 1, उसको 1 बढ़ा ले, इफ इट इज ऑड, अगर वो ऑड है। यानी अगर अब ये देखें 5 जो है हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है ना, इवन नहीं है, ऑड है। तो अगर हमारा पीछे ये 5 होता 7 की जगह पे, 7 की जगह पे अगर 5 होता तो फिर हमने क्या करना था कि इस नंबर को देखना है जो हमारे पास रह रहा है, वो चूंकि खुद ऑड है, 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो फिर इसको हमने 1 बढ़ा लेना है। लेकिन अगर यहाँ इस 5 की जगह पे 3 होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इस 7 की जगह 5 होता, तो फिर हमने अगेन 3 से तो बढ़ना ही है, 4 कर लें कि इस 5 की जगह पे भी 4 है, तो अब वो इवन है, तो इवन वाले को हमने इंक्रीज नहीं कराना, ऑड वाले को इंक्रीज कराना है, ये वो बता रहा है। एंड रिटेन्ड, और उसको वैसा ही रहने देंगे एज सच जैसा है, इफ इट इज इवन, यानी इवन है तो फिर उसको हमने कुछ नहीं करना, उसको वैसे ही रहने देना। बात समझ आ गई? दोबारा से एक दफा बता रहा हूं कि ये जो 7 जिसको हम छोड़ रहे हैं अगर वो 5 है तो हमने पीछे अपने पास जो रख रहे हैं 5, इसको देखना है कि ये इवन है या ऑड है। अगर इस 5 की जगह 4 होता तो चूंकि वो इवन है हमने उसको कुछ नहीं करना, वैसे ही रखना है, लेकिन चूंकि वो ऑड है 5 तो हमने 1 इंक्रीज कर देना है। तो ये याद रखना है, जब ऑड होगा तो इंक्रीज कर देना है, इवन होगा तो उसको वही रखना है, डिक्रीज नहीं करना, उतना ही रहने देना है। इसकी एग्जांपल्स या इसके सवाल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स वगैरह जब मैं करवाता हूँ ना, अभी तो मोटा मोटा ज़ुबानी समझाया है ना, तो अगर कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई तो डजंट मैटर, लिख के करेंगे इंशाल्लाह, राउंड ऑफ का तरीका वगैरह बड़ी तफसीलन हमें समझ आ जाएगा। तो ये काम यहाँ तक था, ये उसने कुछ किया भी है, ठीक है ना। इसको अब ये देखें राउंड ऑफ वगैरह कर रहा है पहले डिजिट तक, यानी यहाँ तक, पॉइंट से पहले तक मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ तक रख रहा है। अब देखें यहाँ पे हम 5 को छोड़ना है ना, तो 5 है, ठीक है 5 है। अब तो 5 में हमने फिर क्या करना होता है, जो जिसको रख रहे हैं 7 को, उसको देखना है कि वो ऑड है कि इवन है। अब ये ऑड है 7 तो फिर डेफिनेटली इसको 1 इंक्रीज होना चाहिए। तो देखें 7 की जगह पे हमने 8 लगा लिया। अब हमारे रूल के हिसाब से देखें ना 5 है तो पीछे इवन है, तो जाहिर है कि उसको हमें नहीं इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन देखें उसने उसको इंक्रीज किया है, 9 कर दिया है। और उसकी लॉजिक असल में ये बनती है कि ये जो 5 हम छोड़ रहे हैं ना, इससे आगे भी नंबर हैं 4, 6, तो इसलिए ये आगे की तरफ जाता है। ये समझ लेना 546 है, तो 546 जो है वो 1000 के नज़दीक ज़्यादा होगा या 0 के नज़दीक ज़्यादा होगा, तो उसने 1000 की तरफ चल पड़ा हुआ है ना, 500 से आगे चल पड़ा हुआ है, तो इसलिए राउंड ऑफ करते हुए 8 को 1 बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आगे देखें बाकियों में सब में, अब यहाँ पे 5 है तो आगे 0 है, ठीक है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अब आगे ही ना आपने देखना है, पीछे इवन आ रहा है 6, तो आपने उसको इंक्रीज नहीं करना, तो देखें 6 का 6 ही उसको रखा है। यहाँ पे भी 5 है, उसके पीछे ऑड है, तो आपने उसको 1 इंक्रीज कर दिया। असल में ये वाला जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, क्योंकि देखें बाकी सब में 5 के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ 5 के आगे 4, 6 है, तो फिर हमें इनको भी देखना पड़ता है। बहरहाल ये अब मैं सवाल कराऊंगा ना, तो वहाँ ज़रा और डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, ज़रा बेहतर अंदाज में वहाँ पे समझ आ जाएगी। तो फिलहाल इतना याद रखें।
तो अभी तक हमने इस वाले के अंदर ये समझा है कि जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ नंबर्स को, तो जब आप कर लेते हैं और जो आंसर आ जाता है उस आंसर को फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है वो डिपेंड करता है कि जो रकमें आप ज़रब तकसीम कर रहे थे उनमें जो सबसे कम जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही आंसर आपने सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। और यहाँ देखें 3 थे सबसे कम, तो आपने आंसर में भी 3 रखने हैं। 1.46 आंसर होना चाहिए। वो देखें यहाँ पे दिया भी है उसने, अपनी हमारी जो ऊपर एग्जाम्पल थी उसका आंसर देखें यहाँ उसने दिया भी है। अब दूसरा जो अगला केस है कि जब आप प्लस माइनस कर रहे हो तो फिर क्या ध्यान रखना है। अब ये उसका रूल जो मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, द नंबर ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल मतलब वही पॉइंट के आगे वाली चीज़ें, डेसिमल प्लेस रिटेन्ड इन द आंसर, जो आंसर में हम रखेंगे शुड बी इक्वल टू, यानी आंसर में हम अशारिये के बाद वहां तक आंसर रखना है उसको बराबर होना चाहिए किसके, टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जिन रकमों को आप जमा या माइनस करा रहे हैं तो उनमें से अगेन यहाँ वही रूल है कि जिनकी कब सबसे कम तादाद है अशारिये के बाद वाली, उनके हिसाब से ही आपने रखना है। तो देखें उसकी एग्जाम्पल भी उसने की हुई है, ये देखें एग्जाम्पल उसने चीज़ें जमा करवाई हुई हैं। तो आप देखें यहाँ पे 721 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। लेकिन जब प्लस माइनस तो कर लेंगे, आंसर ये लिख लिया 75.523, लेकिन देखें जो पॉइंट के बाद है कम से कम जो है वो ये है 1 नंबर, तो हमें आंसर जो है उसमें भी बस 1 नंबर ही अशारिये के बाद देना चाहिए। और चूंकि 5 देना है और जिसको छोड़ रहे हैं वो क्या है 2, 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 5 को एज इट इज़ 5 ही हमने लिख देना होता है। सो दैट्स इट। इस तरह से करके दूसरी एग्जांपल भी है, इसी तरह से है, यही सारा कुछ उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। असल ये है कि आपको ये रूल का बस पता होना चाहिए, ये फर्स्ट वाले का, ये एक किस्म का याद करना या उस तरह। और इसमें भी वही था कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ब्रैकेट लगाई है, ये रूल जो है कि मल्टीप्लाई ऐड करते हुए क्या करते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या करते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। और एंड पे एक छोटा सा टॉपिक है कि हमारा ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम यूज़ करते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। कोई भी चीज़ यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें कोई परफेक्ट तो बना के नहीं दी हुई, तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो इसकी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर डील विद ओनली वन सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अब वही बात है कि यहाँ अनसर्टेनिटी सिर्फ एक ही है, एक ही को हम मद्देनज़र रख के चल रहे हैं, और वो क्या है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक हद से ज़्यादा मेजरमेंट नहीं कर सकता, बस वो है। लेकिन जब आप एक्चुअल में मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गलतियां लगती हैं। हमारा अब एक बच्चा ही बेंग है, ठीक है, उसकी आंख का लेवल ही सही नहीं है, और एक बच्चा अच्छी आंख वाला है तो अच्छी आंख वाला ज़्यादा बेहतर वो एक्यूरेशन उसकी कर लेगा, लिख लेगा, और जो बेंग है उसको वो समझ ही नहीं आनी, वो वैसी मिसाल दे दी, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक बच्चे का माइंड ही उस टाइम पूरा नहीं लग रहा, पूरा फोकस ही नहीं कर रहा, उसकी वजह से गलती हो सकती है। वो कर रहा था, एक कैलकुलेशन किया है तो लाइट थी, दूसरी कैलकुलेशन गई है लाइट ही ख़राब हो गई है, उसकी वजह से खराबियाँ आ गई। तो खराबियाँ आने के, प्रॉब्लम्स आने के बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। तो अनसर्टेनिटी किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही अनसर्टेनिटी को ली हुई है, दैट इनहेरिट इन रीडिंग ऑफ स्केल, के स्केल कितना बेचारा रीड कर सकता है। रियल एक्सपेरिमेंट, जो असल एक्सपेरिमेंट है, अनसर्टेनिटीज हैव मैनी कंट्रीब्यूशन, कई डिफरेंट चीज़ों से जैसे मैंने कहा हो सकती हैं, इंक्लूडिंग पर्सनल एरर, इंसान का अपना एरर, वही बात के खुद मैयर नहीं सही कर पा रहा, दूसरा लड़का करेगा तो सही करेगा, एंड सम टाइम हिडन सिस्टमैटिक एरर, बहुत सारे एरर हो सकते हैं, कुछ मैंने आपको एग्जांपल बता दी। वन कैन नॉट डू बेटर, एक इंसान और बेहतर नहीं कर सकता, देन दैट व्हाट द स्केल रीडिंग अलाउज, जिस स्केल जी रीडिंग कर रहा है उससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता। बट द टोटल अनसर्टेनिटी मे वेल बी मोर देन व्हाट द स्केल, ज़ाहिर है टोटल से जो एरर्स हैं वो और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये 1.5 वाला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और एंड पे जो है फिर एक हमारा एक और है टॉपिक। तो ये 2 टॉपिक और करेंगे तो हमारी ये जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश हो जाएगा, रीडिंग वगैरह समझना वगैरह। और इसमें कुछ जो मैंने साथ साथ निशान लगाए हैं वो आप करें, उनको तैयार याद करें, फिर बाकी जो है साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो और बेहतर। ये मैं एक्सरसाइज करके ना तो एक दफ़ा इनके बुक के चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं ना वो एक दफ़ा निकालेंगे और उसकी एक अलग वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।